हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी शानदार तरीक़ा से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज के इस लेटेस्ट लेक्चर में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 1 के जो चैप्टर आपका जीव जगत है, इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू हैं, नहीं महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग आज देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आज देखने वाले हैं ना। और आज की लेक्चर में हम लोग टोटल कितने एमसीक्यू देखेंगे, 20। कितने एमसीक्यू देखेंगे, 20 एमसीक्यू देखेंगे ना। याद रखेंगे कितने क्वेश्चन देखना हम लोग को, 70 एमसीक्यू देखना है ना। 20 एमसीक्यू जो आपका केवल एक चैप्टर का है। तो चलिए हम लोग क्लास को अब बेहतर तरीका से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं ना, बिना देर के हुए। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी आराम से अपना कॉपी और पेन निकाल कर और लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो ना। चलिए तो हम लोग बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, वे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं ना। कह रहा है कि वे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो लक्षण सजीव और निर्जीव दोनों में मिलता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि लक्षण आपका दो तरह का होता है ना। एक आपका होता है सामान्य लक्षण। कौन सा लक्षण प्यारे, सामान्य लक्षण आपका होता है, सामान्य लक्षण, नहीं सामान्य लक्षण। और एक आपका होता है विशिष्ट लक्षण। कौन सा लक्षण, विशिष्ट लक्षण होता है ना। यानी कि दो तरह के लक्षण होते हैं, एक सामान्य लक्षण और एक विशिष्ट लक्षण। तो अब सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण दोनों में क्या डिफरेंस है सर। तो आपका डिफरेंस है कि जो सामान्य लक्षण होता है ये आपका दोनों मिलेगा, सजीव में भी मिलता है और निर्जीव में, सजीव व निर्जीव दोनों में मिल सकता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण। और जो केवल आपका किस में मिलेगा, सजीव में, किस में मिलेगा, सजीव में मिलेगा लेकिन निर्जीव में नहीं मिलेगा। तो ऐसे लक्षण को क्या बोलेंगे हम लोग, विशिष्ट लक्षण। और जो दोनों मिला है उसको बोलते हैं सामान्य लक्षण। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि सजीव व एवं निर्जीव दोनों में पाए जाने वाले लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं सामान्य लक्षण। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड नंबर, कि सजीवों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण है। सजीव में पाए जाने वाले कौन सा लक्षण देखना है, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण कहने का मतलब है कि ये आपका सजीव में भी मिल सकता है और निर्जीव में, दोनों में मिल सकता है ना। ऐसे लक्षण के बारे में बताना है यहाँ पर। तो आप बताइए कौन सा है, वृद्धि, गति, प्रजनन, इनमें सभी कौन सा हो जाएगा ना। चलिए बताइए, देखते कौन बताता है ना जल्दी से। तो आपका यहाँ पर देखना है सजीव एवं निर्जीव, सजीवों में पाए जाने वाले कौन सा लक्षण देखना हम लोग को, सामान्य, जो कि अभी आपको बताया, जो दोनों में मिलेगा। तो वृद्धि भी आपका क्या है, सामान्य लक्षण है। वृद्धि जो आपका होता है सजीव व निर्जीव दोनों में होता है ना। जैसा कि हमने पढ़ते चैप्टर जब हम लोग पढ़ा तो उसमें बताया था आपको रेत के टीला का एग्जाम्पल लेकर के, नहीं कि रेत के टीलों को जब छोड़ दिया जाता है तो लंबे समय के बाद उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसका ऊंचाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद गति, गति के बारे में बताए थे कि जब हवाएं चलती है तो रेत की जो कण होते हैं वो आपका हवाएं के साथ क्या हो जाती है, उड़कर इधर उधर बिखर जाती है ना। तो यानी कि निर्जीव में भी गति होता है। प्रजनन, प्रजनन की क्रिया जो आपका सभी सजीवों के अंदर नहीं होता है। जैसे खच्चर, खच्चर का नाम सुना आप लोगों ने, खच्चर में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, तो ये भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। प्रजनन भी क्या है, सजीवों का सामान्य लक्षण है। नहीं तो एक खच्चर में नहीं होता है, और किस में नहीं होता है, किन्नर के अंदर भी आपका प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। तो यानी कि प्रजनन भी आपका सामान्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम लोग से पूछ रहा है समान लक्षण, यानी वृद्धि भी है, गति भी है और प्रजनन, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हम लोग। आगे आपका दिया हुआ बबुआ क्या, बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था,
तो आप याद रखेंगे बायोलॉजी शब्द जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है वो आपकी इसका नाम है किसने दिया था ना, तो आपको बताया भी थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि किसने आपका बायोलॉजी शब्द दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, लैमार्क और ट्रिविरेनस। थियोफ्रेस्टस इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बबुआ क्या कि जो अरस्तु है वो बायोलॉजी का फादर्स है। बायोलॉजी का क्या है आपका बायोलॉजी का क्या है फादर है। क्या है फादर। इन्हें क्या बोला जाता है बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है अरस्तु को बोला जाता है। एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में ना। और लैमार्क और ट्रिविरेनस दोनों आपका क्या किए थे बायोलॉजी शब्द दिए थे। क्या दिए थे प्यारे बच्चे बायोलॉजी शब्द दिया था इन्होंने ना, याद रखेंगे बायोलॉजी शब्द दिया था। लैमार्क और ट्रिविरेनस कब दिए थे तो 1803 में दिए थे ना, इसको याद रखेंगे। इसके बाद थियोफ्रेस्टस क्या है इनको बोला जाता है बॉटनी। क्या बॉटनी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक बोला जाता है इन्हें ना, फादर कहा जाता है। फादर्स ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। नहीं इनमें से कोई नहीं। तो अब हम लोग से क्या पूछ रहा है आपका बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले साइंटिस्ट है लैमार्क और ट्रिविरेनस। यही दोनों साइंटिस्ट हैं, यही दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1803 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द देने का काम किया था। नहीं बाकी आपका बायोलॉजी का जनक आदि किसको बोला जाता है अरस्तु को बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस यानी कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है आपका थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। एक और बात याद रखिएगा आपका जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। क्या बबुआ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान ना, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जो जनक होते हैं वो आपका कौन होते हैं प्यारे बच्चे, वो भी आपका कौन है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है अरस्तु को ही कहा जाता है। बायोलॉजी का भी पिता और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक किसे कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है ना। आप याद रखेंगे। समझ गए कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यूज कर वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं कहलाते हैं। अभी आपको जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा किया था। क्या बोलते हैं हम लोग विशिष्ट लक्षण। क्या बोलते हैं विशिष्ट लक्षण जो केवल किसमें मिलेगा सजीवों में। अगर सजीव निर्जीव दोनों में मिलता तो आपका क्या हो जाता सामान्य लक्षण कहते हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं तो कौन है उपापचय। उपापचय जो आपका उपचय और क्या होता है अपचय। नहीं उपचय और क्या होता है आपका अपचय। नहीं अपचय। तो ये दोनों जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चे वो केवल किसमें होता है सजीव में होता है, इसलिए ये भी आपका विशिष्ट लक्षण हो जाएगा। अब संवेदनशीलता जो आपका होता है संवेदनशीलता का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी हम लोग का गर्मी के मौसम में क्या होता है एहसास होता है कि अभी क्या हो रहा है गर्मी। तो गर्मी हो रहा है यानी कि हमें पंखा की आवश्यकता होती है। जहाँ हवाएं चलती है तो वहां पे हम लोग जा करके खुले जगहों में क्या करते हैं बैठते हैं जिससे कि हम लोग को राहत मिलती है। वही अगर ठंडा का मौसम आ जाए तो हम लोग को एहसास होती है कि ठंडा आ गया मोटे वस्त्र पहननी चाहिए, ठंडी लगती है हम लोग मतलब महसूस कर पाते हैं। परंतु ये आपका निर्जीव है, इसे क्या कोई अनुभव होगा क्या कि ठंडा या गर्म या बरसात है नहीं, क्योंकि इसके अंदर संवेदनशील नहीं होते, इसके अंदर संवेदी अंग नहीं होते। परंतु हमारे अंदर संवेदी अंग होते हैं नहीं, जिससे हम लोग को क्या होती है अगल बगल के जो भी वातावरण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती है ना ये चीज। तो इसलिए जो संवेदनशीलता होता है वो केवल सजीवों के अंदर होता है, सजीव होते हैं, इसलिए आपका संवेदनशीलता भी आपका क्या है विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, यानी ये भी आपका सही हो जाएगा ना। इसके बाद आपका कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब कि जितने भी सजीव हो सबके सब कोशिका से मिलकर बने हुए, भले वो आपके एक कोशिका से बने हो या बहुत सारे, लेकिन बने होते हैं किससे कोशिका से। तो कोशिकीय संगठन भी आपका किसका विशिष्ट लक्षण है सजीवों का है, यानी कि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या डी इनमें सभी। इनमें क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्लियर है।
चलेंगे हम लोग आगे। आगे आपका दिया और देखिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी क्या कर हम लोग से, बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या पूछ रहा है, फादर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फादर यानी जनक है कौन। तो अभी जस्ट हमने चर्चा किया थियोफ्रेस्टस, लैमार्क, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल हो जाएगा आंसर। क्लियर है। थियोफ्रेस्टस आपका वनस्पति विज्ञान का है, लैमार्क जो शब्द देने वाले हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है नहीं कि आपका पाराजीव विज्ञान की क्या शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बायोलॉजी जो होता है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है। बायोलॉजी का कितने शाखा यानी जीव विज्ञान की कितने शाखा होते हैं प्यारे, जीव विज्ञान की जो शाखा होते हैं वो आपका दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। कौन कौन होते हैं हम लोग को पता है। पहला होता है जंतु विज्ञान, कौन होता है, जंतु विज्ञान होता है। दूसरा कौन होता है आपका, वनस्पति विज्ञान, कौन होता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान होता है यानी बॉटनी होता है ना, याद रखेंगे। तब जंतु विज्ञान का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड आपका जूलॉजी नहीं, मतलब जंतुओं का अध्ययन। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन नहीं, अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना, याद रखेंगे, किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, पादपों का, किसको, पादपों यानी कि पेड़ पौधे। पादपों यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेड़ पौधे बोल सकते हैं ना। तो इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन नहीं, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें क्या किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है यानी पेड़ पौधों का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी बोला जाता है। यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का। कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है ना, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। इसलिए यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान के अंदर किसको, कोशिका का अध्ययन, यानी इसको साइटोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी बोलते हैं प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोला जाता है ना, याद रखेंगे, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन से हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं जवाब। अब यहाँ पर आपको बबुआ क्या हो सकता है कि अगर क्वेश्चन बदल दे, आपसे पूछते प्यारे बच्चे कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें पादपों के जगह आपसे पूछ दे कि जंतुओं का अध्ययन, किसका अध्ययन, जंतुओं का, तो जंतुओं का अध्ययन क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान। अगर पूछ दे कोशिका का अध्ययन तो क्या हो जाता, कोशिका विज्ञान। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है आपका, पादपों का अध्ययन ना, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा आपका, वनस्पति विज्ञान। क्लियर है। चले आगे। चलिए आगे आपका मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। तो मधुमक्खियां जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। एक आपका होता है क्या, रानी मधुमक्खी नहीं, यानी कि एक आपका क्या होता है, मादा। रानी मधुमक्खी किसको बोलते हैं हम लोग, मादा को ना, यानी कि आपका रानी मधुमक्खी हो गया आपका मादा, जिसको बोलते हैं हम लोग नहीं। एक आपका क्या हो गया, नर मधुमक्खी होता है, एक आपका होता है सेवक। कौन होता है, सेवक मधुमक्खी। क्या बोलते हैं इसको, सेवक मधुमक्खी बोला जाता है, मधुमक्खी। इसको कार्यकारी भी बोला जाता है ना, कार्यकारी मधुमक्खी, कार्यकारी ना, कार्यकारी मधुमक्खी भी बोला जाता है या सेवक बोला जाता है। सेवक से याद रखेंगे आप। तो अब इसमें कर एक मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 2 और एक आपका कितने हो गए, 3, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी। तो मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक मादा, नर और एक आपका होता है सेवक
मधुमक्खी होता है। क्लियर है ना ये चीज। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो सेवक मधुमक्खी होता है इसका काम क्या है, तो जितने भी आपका सेवक मधुमक्खी का काम है छत्ता बनाना। क्या बनाना? छत्ता जो होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वो छत्ता बनाना किसका काम है? सेवक मधुमक्खी का। जो आपका मध जो होता है, मध भी बनाने का काम किसका होता है? आपका सेवक मधुमक्खी का। मतलब जितने भी काम है वो सेवक मधुमक्खी का। बाकी नर व मादा का काम है क्या करना? ये जो नर और मादा मधुमक्खी है ये केवल दोनों किस क्या करते हैं? प्रजनन में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं बबुआ? प्रजनन, या केवल जनन करते हैं, जबकि सेवक मधुमक्खी में जनन की क्षमता नहीं होती है ना। ये ध्यान रखेंगे। चले आगे हम लोग इस तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर करते चलेंगे ना। चलिए, तो मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है? तो 3 प्रकार के ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आगे नर गाधा एवं मादा घोड़ी के संकरण से बनता है। नहीं, क्या बनता है? तो आप ध्यान रखेंगे हिन्नी घोड़ा गधा खच्चर। तो आप याद रखेंगे गधा और घोड़ी नदी, गधा और कोची घोड़ी के जो संकरण होता है उससे किसका निर्माण होता है? खच्चर का। किसका होता है? खच्चर का। और खच्चर के अंदर आपको बताया कि प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। इसको भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चे ना, ये याद रखेंगे। तो खच्चर का निर्माण होता कैसे? तो गधा और किससे? घोड़ी से ना, ये याद रखेंगे। चलिए, तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपको बताना है। आपका मनुष्य, गधा, किन्नर कोई नहीं। तो आपको बताया भी है नहीं कि किसमें नहीं पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे किन्नर, यानी कि किन्नर के अंदर जो होता है जिसको छक्का बोलते हैं ना, एक संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, यानी इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, तो इस पे याद रखिएगा। आगे हम लोग का है कि निम्न में किसमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। अब पूछा किसमें पाई जाती है? तो खच्चर में नहीं पाया जाता है, सेवक में भी नहीं पाया जाता, किन्नर में भी नहीं, लेकिन कुत्ता में पाया जाता है। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? डी। क्लियर है? चलिए, आगे आपका पात्रे निषेचन नहीं किस प्रकार की क्रिया है? तो पात्रे निषेचन किस प्रकार की क्रिया है? तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, उपापचय, जैविक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत। अब ये दोनों में आपको बताना कौन होगा ना। तो उपापचय अभिक्रिया क्या होता है बबुआ? शरीर के अंदर। शरीर के क्या होता है? शरीर के अंदर होता है ना, याद रखेंगे, शरीर के अंदर होता है ना ये चीज। तो एक क्रिया आपका उपापचय क्रिया जो शरीर के अंदर, लेकिन जैविक क्रिया जो आपका होता किसको बोलते हैं? जो शरीर से बाहर होता है। शरीर के क्या होता है? बाहर जो क्रियाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक। तो पात्रे निषेचन क्या होते हैं? शरीर के बाहर होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी प्रक्रिया? जैविक। ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर है? नहीं, ये याद रखेंगे। तो पात्रे निषेचन शरीर के बाहर होता है, इसलिए वह कौन सी प्रक्रिया होगा? कौन सी क्रिया होगा? जैविक क्रिया होगा। क्लियर है? चलेंगे आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संश्लेषणकारी, विघटनकारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ आपको पहले समझना प्रकाश संश्लेषण है क्या। क्या है सर प्रकाश संश्लेषण? अरे भगवान, तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण 8 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, फिर आपका 10th में भी पढ़े होंगे नहीं। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण आप जानते ही हैं क्या कि जब हरे पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं कि वायुमंडल से पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और जड़ के द्वारा आपका मिट्टी से जल को क्या किया जाता है? अवशोषित। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति, तब उससे क्या बनता है? आपका ग्लूकोज का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगर संक्षिप्त में बोले तो वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करता है या भोजन संश्लेषित करता है स्वयं, उसको बोलते हैं कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण। इसलिए ये आपका क्या होगा? संश्लेषणकारी अभिक्रिया ना, संश्लेषणकारी आपका होता है। समझ गया ना ये चीजें।
चलिए आगे हम लोग चलेंगे, क्या होगा आगे आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले घटक हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले क्रिया क्या है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, क्लोरोफिल, एक और होता है सूर्य के प्रकाश। नहीं तो ये चारों आपका प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी भाग लेते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं, घटक है ना, सभी कच्ची सामग्री है किसका, प्रकाश संश्लेषण का। क्लियर है। चलिए तो आगे आपका दिया हुआ है क्या कर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर देखेंगे। पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है। अब बताना यहाँ पर आपको कि जो पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है। देखते कौन कौन बच्चे बताते हैं, बताइए। स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा आपको बताना है। क्लियर है। नहीं क्वेश्चन तो आपका समझ में आ रहा है नहीं कि क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे बताएंगे सर स्टार्च होगा, स्टार्च होगा, स्टार्च, लेकिन नहीं, ये आपका गलत है। स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन होता है, लेकिन स्थानांतरण आपका किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही, लेकिन डी आपका गलत हो जाएगा। जो जो बच्चे डी मार रहे हैं उनका आंसर क्या होगा आपका गलत। नहीं, स्टार्च के रूप में आपका भोजन का क्या होता है, संचयन होता है ना, संचयन, लेकिन स्थानांतरण किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है ना, याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए आगे आपका दिया हुआ है कि मनुष्य में पाई जाने वाली संवेदी अंग है, कौन है आपको बताना है। तो हम लोग को पता है कि मानव में, मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन आपको पता है, 10th में पढ़े भी होंगे ना। पहला आपका क्या होता है, आंख, नाक, जीभ, कान, और एक आपका क्या होता है, त्वचा होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्या सबका काम क्या है, तो त्वचा का काम है, त्वचा हम लोग को तापमान वगैरह वातावरण के बारे में आपका क्या करता है, जानकारी देता है। नाक हमें क्या करता है, किसी भी गंध को क्या करता है, महसूस कराता है, पता कराता है। जीभ क्या पता लगाता है, स्वाद का। कान हमें क्या करता है, किसी भी कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो उसको सुनने का काम करता है, सुनकर जानकारी देता है। और आँख क्या करता है, देखने का, देख कर हम लोग को बताता है। यानी कि यहाँ आँख हो जाएगा, कान हो जाएगा, नाक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही है। क्लियर है। ये चीज सबके सब क्या है, संवेदी अंग है ना, ये चीज जो सबका काम है सूचना देना। चलिए अगर आगे आपका है, मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करते हैं। अभी जस्ट आपको बताया रानी मधुमक्खी जिसको मादा बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, मादा। इसको ड्रोन मधुमक्खी भी बोलते हैं ना, याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ड्रोन भी बोला जाता है। नर मधुमक्खी, सेवक मधुमक्खी, इनमें सभी। तो यहाँ छत्ते बनाने का काम नहीं, तो काम करने का जितना भी आपका है वो सारा के सारा कौन करता है, सेवक मधुमक्खी। ये नर और जो आपका रानी यानी मादा मधुमक्खी काम है केवल जनन करना, बाकी सेवक मधुमक्खी का छत्ता बनाने का काम है ना, ये याद रखेंगे। चलिए आगे आपका 18 नंबर है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है। आपको बताना कोशिका का ब्रेन, जैसे हम लोग को ब्रेन यानी मस्तिष्क जो सारा चीज को कंट्रोल करता चलाता है, जैसे हम लोग को पूरे बॉडी का कंट्रोल, बॉडी को चलाने का, शरीर को चलाने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है सारा चीज। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, इसका भी नियंत्रण कौन कर रहा है, ब्रेन। अब हमको खाना है, कब सोना है, क्या है, कब क्या लिखना है, सारा चीज का नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन। उसी प्रकार कोशिका में जो भी कार्य होता है उसका कंट्रोलिंग कौन करता है, नियंत्रण, वो ब्रेन किसको बोला जाता है, नहीं कोशिका का, कोशिका द्रव्य का, केंद्रक को, लाइसोसोम को, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा। तो यहाँ आपको बताना है कि जो कोशिका का ब्रेन यानी कि दिमाग कहा जाता है वो केंद्रक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन कौन होगा, बी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कहा जाता है ना, याद रखेंगे। और एक केंद्रक जो आपका जिसका खोज कौन किए थे, इस केंद्रक का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो याद रखेंगे आपका खोज जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, नहीं रॉबर्ट ब्राउन ने आपका किया था, ब्राउन ना, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। इसके बाद अगर कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो इसके अंदर कोशिका अंगक होते हैं, क्या होते हैं,
कोशिका अंगक, नहीं अंगक, अंगक। कोशिका अंगक होते किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम के अंदर एक आपका एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, अपघटक एंजाइम, नहीं एंजाइम। अब ये क्या करता है? तो जो भी कोशिका अंगक मर जाते हैं तो उसको साफ सफाई का काम करता है ना, इसलिए किसकी सहायता से? जल अपघटक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से। इसलिए लाइसोसोम, और लाइसोसोम खुद को भी मार लेता है, इसलिए इसको आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। तो साफ सफाई, आपसे पूछे कोशिका में साफ सफाई का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है ना। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कब? जब आपसे पूछे साफ सफाई के बारे में पूछे तब आपको बताना है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो साफ सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम। किसकी सहायता से? जल अपघटक एंजाइम की सहायता से। केंद्रक का क्या काम है? तो केंद्रक आपका पूरे कोशिका में जो भी काम हो रहा है उस सबका नियंत्रण करता है ना। और कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका अंगक को रक्षा देता है। कुछ जितने भी कोशिका अंगक हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे कोशिका अंगक है। सबका जो आपका रक्षा कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है, साइटोप्लाज्म करता है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन नहीं, किसको बोलते हैं? सेरोटोनिन को, एड्रेनालिन को, रिलैक्सिन को, इनमें कोई नहीं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। और ये हार्मोन जो स्रावित होता है एड्रेनालिन ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनालिन ग्रंथि कहाँ होता है? जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर आपका नहीं दोनों साइड में क्या होता है? एड्रेनालिन ग्रंथि होता है। वही ग्रंथि एड्रेनालिन हार्मोन को स्रावित करता है और यही हार्मोन को क्या बोला जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगर इसकी एड्रेनालिन हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो आपको पूरा गुस्सा आएगा एकदम, नहीं, लेकिन और अगर कम बन रहा है तो थोड़ा सा शांति तरह रहेंगे, एकदम शांत, कोई कुछ बोलेगा तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इसको एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, जो एड्रेनालिन ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे आपका है आयोडीन की कमी। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन नहीं, तो आयोडीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, घेंगा होता है, डायबिटीज होता है, कौन होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो मधुमेह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। शुगर का जो पेशेंट होते हैं ये आपका किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से आपका होता है। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा होता है ना। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? तो आपका घेंगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता में सम्मिलित है। अब जैव विविधता में सम्मिलित कौन है? जमीनीय यानी कि स्थल नहीं, जलीय, पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें सभी कौन होगा? तो अब सबसे पहले हम लोग को समझना है कि जैव विविधता है क्या। जैव विविधता बोलते किसको है? तो जैव विविधता का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों को पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है ना। जो आपका जैव विविधता जो है में जमीनी स्तर भी सम्मिलित है, जलीय भी और पारिस्थितिकी तंत्र, तीनों शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इनमें सभी आपका जैव विविधता में क्या है? शामिल है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे अब देखें विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। हॉट स्पॉट क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो हॉट स्पॉट क्षेत्र किसको बोलते हैं हम लोग? तप्त स्थल। क्या बोलते हैं? तप्त स्थल बोलते हैं बबुआ ना, स्थल। किसको? हॉट स्पॉट को। तो तप्त स्थल किसको बोलेंगे हम लोग? तो तप्त स्थल बोला जाता है वे स्थल ना, स्थल या क्षेत्र, स्थल या क्या? क्षेत्र, स्थल या क्षेत्र जहां पर आपका क्या होता है? अत्यधिक आपका तापमान होता है ना। अत्यधिक क्या होता है? मतलब ज्यादातर, अधिकतम, अधिक ताप
होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तप्त स्थल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसे तप्त स्थल बोलते हैं। तप्त स्थल कहा जाता है, कहा जाता है। जिनकी संख्या टोटल आपका कितना है बबुआ? 34। यानी कितने हॉट स्पॉट हैं? तो हॉट स्पॉट टोटल आपका कितने हैं? 34 यानी कि 34। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? तो 34 हॉट स्पॉट है, याद रखें। कितने हॉट स्पॉट है पूरे विश्व में? आपका 34 को है ना, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में आपका पूछ रहा है ना ये चीज। चलिए आगे हम लोग का है कि आम की लगभग कितनी प्रजाति, नहीं, आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में मिलती है? मतलब पूरे भारत में आम की कितनी प्रजातियां हैं ना, तो आप याद रखेंगे कितने हैं? 1000 से अधिक हैं। यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। चलिए आगे आपका है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है कौन? दुर्लभ पौधों की सूची, गायब हो रहे पौधों की सूची, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, इनमें सभी की सम्मिलित सूची है। तो रेड डाटा बुक में ये सारी की सूची सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। क्लियर है? चलिए आगे आपका है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव को मतलब कहाँ से, कौन सी ग्रंथि से होता है ना? याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यहाँ पर आपका प्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही प्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी आपका सही है। क्लियर है ना? चलिए आगे चले हम लोग। अब यहाँ पर आपको थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन से। अब ये दोनों ग्रंथि को भी याद रखेंगे आप। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ना, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है, नहीं। और एड्रिनल ग्रंथि से आपका क्या होता है? एड्रीनलिन, नहीं, एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रीनलिन आपका एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? आयोडीन को कंट्रोल करता है, नियंत्रण नहीं। एड्रीनलिन हार्मोन जो आपका क्या करता है? ये गुस्सा, नहीं, गुस्सा वगैरह के सबको क्या, गुस्सा, प्रेम, क्रोध, ये सारे चीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, ये याद रखेंगे। और पीयूष ग्रंथि जिससे आपका क्या होता है? पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड, नहीं, इसको हम लोग प्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और इसी से आपका क्या होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है, नहीं। अरे प्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो हाइपोथैलेमस में आपका स्थित होता है ना, ये याद रखेंगे। चलिए आगे आपका है द्विनाम पद्धति में पहला पद होता है। अब जैसा कि आपको पता है द्विनाम पद्धति किसको बोलते हैं हम लोग? नहीं, वे पद्धति जिसके द्वारा किसी भी जीवों को वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इसमें आपका क्या होता है कि जब भी किसी भी वस्तु, किसी पदार्थ का अगर वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है तो 2 शब्दों में दिया जाता है, जो एक वंश नाम होता है और एक जाति नाम होता है ना। तो कह रहा द्विनाम पद्धति में पहला पद जाति संकेत पद होता है, वंश नाम होता है, उपजाति पद होता है। तो याद रखें द्विनाम पद्धति में जो पहला पद होता है वो आपका क्या होता है? वंश नाम होता है, दूसर का क्या होता है? आपका जाति होता है, जाति नाम होता है ना। याद रखें वंश नाम होता है पहला और दूसर का जाति नाम। जैसे मैं आपसे पूछ दिया जाए जैसे आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का क्या होता है? मैंजी फेरा इंडिका, इंडिका ना। तो आपका इंडिका हो जाएगा जाति नाम और मैंजी फेरा हो जाएगा वंश नाम ना। तो आप याद रखें द्विनाम पद्धति में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? वंश नाम होता है, ऑप्शन ए। और जो दूसर का पद होता है वो जाति नाम होता है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे फिर आपका क्या होता है? अब एक आपका उपजाति पद, तो किसी किसी आपका पदार्थ का उपजाति भी होते हैं ना, ये चीज याद रखेंगे। आगे फिर हम लोग का है जीवों के नामकरण की सममितियां हैं। ICBN, ICZN, ICTV, इनमें सभी।
तो अब आपको याद रखना है, हम लोग पढ़ रहे तो उसमें बताया था आप लोग को कि किसी भी वस्तु, किसी भी जीव का अगर वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है तो उसकी एक समितियां गठन की है, समिति बनाई गई है जो आपका ICVN है, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल न्यूमेनक्लेचर। ये आपका ICZN का होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल न्यूमेनक्लेचर। इसके द्वारा पादपों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल न्यूमेनक्लेचर ना, इसके द्वारा जंतुओं का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नामकरण किया जाता है। ICZN मतलब ये आपका हो गया क्या कि इंटरनेशनल कोड ऑफ क्या चीज, ये वायरस यानी कि जो विषाणु होते हैं तो इनका नामकरण दिया जाता है इसे ना, विषाणु, ये याद रखेंगे। तो ये सारा आपका क्या होता है, ये समितियां हैं जिससे अलग अलग वस्तु पदार्थों का, जीवों का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। तो जीवों के नामकरण में सम्मिलित है तो सब के सब है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। आगे आपका है कि ट्यूनोनिम्स क्या होता है। ट्यूनोनिम्स का मतलब क्या होता है, आप याद रखेंगे जब जाति नाम और वंश नाम सेम होता है तो उसको बोलते हैं ट्यूनोनिम्स, और अगर जाति और एक उपजाति होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटोनिम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोनिम्स बोलते हैं प्यारे बच्चे ना, याद रखेंगे ऑटोनिम्स बोला जाता है। तो आते ट्यूटोनिम्स किसको बोलेंगे, जब जाति नाम क्या हो, अरे जाति और वंश नाम सेम हो, जैसे नाजा नाजात, ये आपका ये किसका वैज्ञानिक नाम है, किंग कोबरा का। किसका है, किंग कोबरा ना, किंग कोबरा ना, किंग कोबरा जो आपका सांप है या स्नैक, उसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा होता है, जिसकी वंश नाम और जाति नाम दोनों सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूनोनिम्स। और होमोसिपियंस ये आपका जाति है, ये आपका उपजाति है, उपजाति, ये याद रखेंगे क्या है आपका, उपजाति ना, उपजाति। तो अब जाति और उपजाति यहाँ पर अगर हो दोनों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनिम्स बोला जाता है। तो इसको भी याद रखें, अगर आपको ट्यूटोनिम्स की जगह ऑटोनिम्स दे दे तो आप याद रखें एक जाति और एक आपका उप जाति नेम होता है, उसको ऑटोनिम्स बोलते हैं। जब जाति वंश नेम और जाति नेम अगर दोनों सेम हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूटोनिम्स बोला है, जो किसका है आपका एक उदाहरण किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम। क्लियर है? चलिए आगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। ऑटोनिम्स पूछता तो कौन होगा आपका, बी होता। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग का है 29 नंबर क्वेश्चन, पदानुक्रम का सबसे छोटा समूह है। तो पदानुक्रम हम लोग किसको, यानी कि वर्गीकी संवर्ग को बोलते हैं ना। तो वर्गीकी संवर्ग में हम लोग पढ़े थे, उसका जो पदानुक्रम होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, जाति से। कहाँ से होता है प्यारे बच्चे, जाति। जाति के बाद क्या आता है आपका, वंश आता है। क्या आता है, वंश। वंश के बाद आपका क्या आता है, कुल। क्या आता है, कुल। कुल के बाद आपका क्या आता है, कुल के बाद आता है प्यारे बच्चे गण। क्या आता है, गण। गण के बाद आपका क्या आता है, वर्ग। वर्ग के बाद आपका क्या आता है, संघ। और संघ के बाद आपका क्या आता है, जगत। क्या आता है, जगत। तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और क्या होता है, जाति। तो इसमें पूरा सबसे छोटा समूह यानी कौन होता है, जाति होता है ना। अब यहाँ पर सबसे छोटा समूह तो जाति है, लेकिन आपसे पूछे कि इस पदानुक्रम में सबसे ज्यादा जो लक्षण समानताएं होती है वो किसमें मिलता है आपका, जाति में सबसे ज्यादा लक्षण मिलता है। नहीं, ये याद रखेंगे। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो समाधि लक्षण क्या होते जाते हैं आपको, उनकी समानताएं, लक्षण की जो समानताएं वो कम होते जाती है ना, ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि पदानुक्रम का सबसे छोटा समूह है, तो आप सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जाति, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सही। और एक पदानुक्रम याद रखिए, आपसे पूछ भी सकता है कि इसमें बताना पदानुक्रम का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम यही है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और क्या होता है, जगत होता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पूछता है पदानुक्रम का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो आपका सबसे बड़ा हो जाता जगत। नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछा हम लोग का क्या थी, छोटा, इसलिए आपका जाति हो जाएगा।
आगे हम लोग का है आम का वंश नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम अभी बताया था आपको, मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो मैंजीफेरा आपका हो जाएगा क्या, ये आपका वंश नाम, ये क्या है आपका वंश नाम हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, जाति नाम। क्या हो जाएगा, जाति ना, ये आपका जाति नाम हो जाएगा, जाति नाम हो जाएगा। और ये आपका पूरा आम का वैज्ञानिक नामकरण है, नाम ही है ना। तो अब आम का वंश नाम कौन होगा, तो मैंजीफेरा, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका वंश नाम हो जाएगा। अगर जाति नाम पूछता तो मैंजीफेरा इंडिका आपका जाति नाम हो जाता, लेकिन वंश नाम पूछा है ना, इसलिए ऑप्शन कौन होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब आगे आपका निम्न में वर्गीकी सहायक साधन है, कौन है, हार्बेरियम है कि आपका प्राणी उद्यान है या संग्रहालय है, इनमें सभी। तो आप याद रखेंगे वर्गीकी सहायक साधन जो है ये सब के सब हैं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे आपका है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दिया था, आप बताना। द्विनाम पद्धति जिसके द्वारा जीवों को वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है, वो द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए और बाकी मेंडल, तो मेंडल आपका क्या है, इनको बोला जाता है अनुवांशिकी का जनक। इनको क्या बोला जाता है, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक का फादर्स हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका, रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं, कोशिका का खोज किए थे। किसका खोज किए थे, कोशिका नहीं, और वो भी कौन सी कोशिका, मृत कोशिका का। कब किए थे, 1665 में। अरस्तु का आपको बताया कि ये आपका जीव विज्ञान के आपका क्या है, जनक है ना, जीव विज्ञान के आपका जनक है कौन, अरस्तु। रॉबर्ट कोशिका का खोज किए तो भी मृत कोशिका का 1665 में। कैरोलस लिनियस ने आपका क्या दिया था, द्विनाम पद्धति। और मेंडल को बोला जाता है अनुवांशिकी का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है ना, ये याद रखेंगे। तो सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो गया इसमें, क्लियर है ना। चलिए तो आगे चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा था। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम है, वो भी याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस पूरा नाम है इनका ना, कैरोलस लिनियस। इन्होंने ही क्या किया था, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक को लिखी थी, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलें आगे सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखा था, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, लैमार्क। तो इसको भी आपका लिखने वाले साइंटिस्ट कौन है, लिनियस, कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक को भी लिखा था ना। आगे आपका है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी पद किसने दिया था, तो वर्गीकी पद देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या आप याद रखेंगे। टैक्सोनॉमी जो पद दिए थे वो किसने दिया था, एपीडी कंडोले। कौन दिए थे, एपीडी कंडोले दिए थे ना, ये याद रखिए, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। चलिए बहुत मजेदार तरीका से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना ये चीज। और आपको ध्यान रखना है ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना, प्रैक्टिस करते रहना है बच्चे आप लोग को, समझ गए ना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी का जनक किसको बोलेंगे, तो वही एपीडी कंडोले, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका। क्लियर है ना, याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आपका है पादपों का वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत लिनियस की किस पुस्तक के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। कहने का मतलब है कि जब पादपों का वैज्ञानिक नामकरण शुरू हुई थी वो आपका लिनियस की किस पुस्तक, लिनियस ने दोनों पुस्तक लिखा था ना, आपका स्पीसीज प्लांटेरम और एक आपका सिस्टेमा नेचुरी, दोनों लिखे थे। अब किसमें आपका सबसे पहले शुरू हुआ था ना, ये बताना, वो पादपों का वैज्ञानिक नामकरण। तो सबसे पहले शुरू हुआ था आपका जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, अरे दोनों ऑप्शन आपका सेम हो, सिस्टेमा नेचुरी। तो याद रखेंगे स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज
प्लांटेरम जो आपका है बुक, इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण शुरुआत हुई थी ना। ये दोनों में से कोई मार सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम ऑप्शन है ना। ऐसे आपको याद रखना है, स्पीसीज प्लांटेरम जो आपका बुक है इसके अंदर सबसे पहले पादपों का वैज्ञानिक नामकरण की क्या हुआ था, आपका शुरुआत हुआ, जो किनके द्वारा लिखा गया है, आपका लिनियस के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया, लिनियस के द्वारा ना, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग का है आईसीबीएन पहली बार प्रकाशित हुई थी। आईसीबीएन का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिससे पादपों का वैज्ञानिक नामकरण करने वाली समितियां हैं, इससे के द्वारा क्या है, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है। जिनका प्रकाशित कब हुई थी, 1661 में। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा था। स्पीसीज प्लांटेरम से आपका लिनियस नहीं, शायद एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया ना, कोई बात नहीं। स्पीसीज प्लांटेरम को किसने लिखा था, लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। इसके बाद है टैक्सोनॉमी में पहला चरण होता है, टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी। हम लोग पढ़े थे कि वर्गीकी जो आपका है नहीं, यानी कि टैक्सोनॉमी जो एपी डे कंडोले ने दिया था, और वर्गीकी जो होता है यानी कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इसका डेफिनेशन आपको क्या बताए थे प्यारे बच्चे, विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका किसका, तीन चीजों का, पहला आपका पहचान, क्या पहचान, दूसरा क्या नामकरण, दूसरा क्या नामकरण, तीसरा क्या, तीसरा में आपका होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो ये तीनों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी किया जाता है। तो इसका पहला चरण कौन होता है आपका, पहला चरण होता है पहचान, दूसरा चरण होता है नामकरण, तीसरा चरण होता है क्या प्यारे बच्चे, आपका वर्गीकरण। मतलब कहने का, जब भी किसी जीव का खोज होता है, जैसे मान लो कोई एक्स जीव का खोज होता, अब इस जीव का सबसे पहले क्या होगा, पहचान होगा, इसके बाद उस जीवों का नामकरण होगा, इसके बाद इस जीवों का क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। यानी कि पहला चरण हम लोग से पूछ रहे हैं तो पहचान होगा, आइडेंटिफाई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है। चले आगे, चलिए तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको बबुआ। आगे हम लोग का है अधिकांश जो वनस्पति नाम किस भाषा में लिखे गए हैं। अधिकांश वनस्पति जो नाम है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो आप याद रखेंगे लैटिन भाषा में। सबसे ज्यादा किस में लिखा गया, ज्यादा से ज्यादा लैटिन भाषा में लिखा गया है ना। इसके बाद आगे है विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स के कितने जगत हैं, तो आपको बताया आर.एच. विटेकर ने कवक जगत दिया था, लास्ट में वो आपका 5वां जगत था, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए, जिसमें जो कवक जगत दिए थे उसके अंदर सभी कवक को रखा जाता है, जो कैसे थे, यूकैरियोट्स थे। कैसे थे, यूकैरियोट्स। और कवक जो होते हैं यूकैरियोट्स, और सभी कवक आपका होते हैं कैसे, बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं प्यारे, बहुकोशिकीय होते हैं। नहीं, कवक कैसे होते हैं, अधिकांश सभी कवक आपका बहुकोशिकीय, लेकिन अपवाद में आपका याद रखेंगे, अपवाद, वो अपवाद आपका क्या है कि ईस्ट जो आपका है एक ऐसा है एकल कोशिकीय, एक ऐसा कवक है एकल कोशिकीय है, एकल कोशिकीय है ना, ये याद रखेंगे आप, समझ गए। चलिए आगे, चलिए तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में सजीवों का विशिष्ट गुण है। नए विशिष्ट गुण आपको बताना है, जनन होगा, वृद्धि होगा, सचेतना होगा, कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन सजीवों का क्या है, विशिष्ट गुण है, यानी विशिष्ट लक्षण है। क्लियर है। आगे आपका द्विनाम पद्धति का पहला नाम क्या होता है, द्विनाम पद्धति का पहला नाम वंश नाम होता है, दूसरा का जाति, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। आगे आपका है आम के वैज्ञानिक नाम में वंश नाम क्या होता है, तो मैंजीफेरा होता है। क्या होता है, वंश नाम पहला मैंजीफेरा, जाति नाम इंडिका होता है।
इसके बाद आपका आगे है आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये आलू का वैज्ञानिक नाम है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आपका आगे है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम कौन निर्धारित करता है, ये बताना है आप लोगों को। प्राणियों का बताया भी है आप लोग को कि जो प्राणियों के वैज्ञानिक नामकरण करने का जो निर्धारण करता है वो कौन सी समितियां करती है, तो ICZN करती है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है वर्गीकी का आधार है, वर्गी का आधार क्या है, पहचान है, विशेषीकरण है, वर्गीकरण है, इनमें सभी, तो सभी है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। चलिए तो आगे आपका है वर्गीकी संवर्ग का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में कौन सा है। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या किए थे, देखे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि आपका वर्गीकी संवर्ग का जो पदानुक्रम उसको लिखे थे। तो पहले आपका जाति होता है, फिर आपका क्या होता है, वंश होता है, कुल होता है, फिर गण होता है, वर्ग होता है, संघ, जगह। तो इसमें देख सकते हैं जाति है, वंश है, कुल है और कौची गण, यानी कि आपका सही लग रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बाकी जाति, गण, कुल ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। वंश ये तो ऐसी गलत है, पहले जाति ये भी आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हाँ क्लियर है, डी ऑप्शन आपका सही होगा ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक समान गुणों वाले वंशों का किसमें रखा जाता है। तो आपको पता है कि एक समान लक्षण वाले वंश को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, क्या कि जो जाति होता है इसके बाद आपका क्या होता है, वंश, क्या होता है, वंश होता है। वंश के बाद आपका क्या आता है, जाति, वंश आपका होता है कुल, कुल के बाद आता है क्या आपका गण आता है ना, गण के बाद आपका क्या आता है वर्ग, वर्ग के बाद आपका क्या आता है संघ, संघ के बाद आपका क्या आता है जगत आता है ना, संघ के बाद क्या आता है जगत आता है, याद रखेंगे जगत। तो अब यहाँ पर जाति समान जो आपका वंश को किस में रखा जाता है, समान गुण वाले, समान जाति वाले को रखा जाता है वंश में, समान लक्षण वाले वंश को कुल में, समान कुल वाले को गण में, गण वाले को वर्ग में, वर्ग को संघ में, फिर जगत में। तो यहाँ वंशों को, समान गुणों वाले वंशों को किस में रखा जा रहा है, कुल में, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे आपका है विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को रखा जाता है, वर्ग को किसमें रख दिया जाएगा, अभी जस्ट आपको बताया कि यहाँ पर जो वर्ग है वर्ग को किसमें रखेंगे, संघ में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आपका है इंडियन बोटेनिकल गार्डन स्थित है कहाँ पर, लखनऊ में, कोलकाता, दार्जिलिंग, लंदन। तो आपका कोलकाता में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना। आगे आपका वर्गीकरण का सबसे उच्च संवर्ग है, ये आपका सबसे लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका सबसे ना, सबसे उच्च संवर्ग है किसका, वर्गीकरण का सबसे उच्च, कौन से सबसे ऊपर कौन आता है, जगत आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। और अगर सबसे आपका नीच पूछता था, निम्न पूछता तो आपका जाति हो जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग पौधों में वृद्धि कैसी होती है, सीमित, अस्थायी, अनिश्चित, रुक रुक कर। तो पौधों में जो आपका वृद्धि होती है वो अस्थायी होता है, उसका कोई अस्थायी नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, पौधों में वृद्धि हमेशा तक होते रहता है। नहीं जैसे मान लीजिए मानव के अंदर एक कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन पेड़ पौधों में रुकती नहीं है, वो आपका अस्थायी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी होगा। इसके बाद आगे वृद्धि को मापने के लिए कौन सा मापदंड प्रयोग होता है, रंग नहीं, द्रव्यमान, आयु, समय। तो आपका द्रव्यमान को उपयोग में लिया जाता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। इसके बाद चेतनता का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन, पौधे, पत्थर, मनुष्य, जल।
तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? चेतनता का। नहीं, तो सबसे अच्छा यानी सबसे ज्यादा जो अनुभव करते हैं वो आपका कौन करते हैं? किसमें ज्यादा अनुभव करने की क्षमता होती है? तो मनुष्य में होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नहीं, सी ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चे। क्योंकि मनुष्य के अंदर चेतनता का मतलब अनुभव करना, यानी संवेदनशीलता ज्यादा किसमें मिलेगा? अनुभव के अंदर, अरे सॉरी मनुष्य के अंदर ना। बाकी पौधे में भी आपका पौधे भी संवेदनशील होते हैं। जैसे छू में पौधा देखे होंगे, उसको टच करने के बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, यानी उसके अंदर संवेदनशील है। लेकिन आपका मनुष्य से कम होता है। नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग का क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? आकार, द्रव्यमान, तंत्रिका, तंत्र, वजन। अब प्रतिक्रिया जो होता है हमारे शरीर के अंदर, नहीं तो सबका जो आपका नियंत्रण होता है वो किस पर निर्भर रहता है? तंत्रिका, तंत्र, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे हम लोग का है कि सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है कौन? ये कोशिका है। नहीं, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? कोशिका कहा जाता है। कि सभी कोई भी जीव हो उसका जो शरीर का संगठन, शारीरिक संगठन जो होता है, शरीर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिका से। और कोशिका सबसे छोटी इकाई है नहीं जीवों का, इसलिए इसको संरचनात्मक एवं क्या बोला जाता है? क्रियात्मक कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई कौन हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। इसके बाद आगे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है मनुष्य, अमीबा, शेर, मेढक। एक कोशिकीय तो कौन है? अमीबा। एक कोशिका का मतलब जो एक कोशिका का बना हो केवल, तो उसको हम ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे आपका है वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया? भौतिक, जैविक, रासायनिक, सभी। तो आपका वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का है कि 61 नंबर, कौन सा जीव हर समय वृद्धि नहीं करता है? मतलब कुछ दिन के बाद इसका वृद्धि क्या हो सकता है? रुक सकता है। तो कौन है? पौधों के अंदर नहीं रुकता, कवक में भी नहीं रुकता, शैवाल में भी नहीं रुकता है। नहीं, वो आपका कभी भी वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में एक ऐसा समय आता है जिससे कि वृद्धि उसका क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे हम लोग इगमनज किस प्रक्रिया के बाद बनता है? इगमनज आपका निषेचन के बाद बनता है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही ना। निषेचन यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज यानी जाइकोट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसके बाद है एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन और वृद्धि होती है, अलग अलग एक साथ नहीं होती है, केवल वृद्धि होती है। तो जो भी होता है एकल कोशिकीय जीव के अंदर, सबके अंदर एक साथ आपके एक ही कोशिका में होता है। नहीं, प्रजनन और वृद्धि एक साथ होता है एक ही कोशिका में। क्लियर है? आगे आपका है कि निम्नलिखित में कौन जीव लैंगिक प्रजनन करता है? नहीं, इसमें जीवाणु, अमीबा, मनुष्य, ईस्ट, इसमें से आपको बताना है कौन करता है ना। आप लोग को बताना है कौन कौन बच्चे बताते हैं। तो निम्नलिखित में से जो लैंगिक प्रजनन करता है वो कौन करता है? जीवाणु, अमीबा, मनुष्य, ईस्ट। सिंपल है कि जीवाणु, अमीबा और ईस्ट, इसके अंदर आपका होता ही नहीं है लैंगिक जनन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, मनुष्य के अंदर ना। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे यहाँ 65 नंबर। अब आपको देखना है कर अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? पीछे था लैंगिक जनन, अब है आपका अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तो आप लोग को पता है। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर व मादा, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है ना, ये याद रखिएगा। तो शेर में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, गधा में भी, और यहाँ पर हाइड्रा में अलैंगिक जनन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ना। चलिए आगे हम लोग का है, आगे आपका कह रहा है कि चयापचय यानी उपचय की इकाई क्या है? कोशिका ऊतक, डीएनए, एंजाइम क्या है ना। तो आपका उपापचय की जो इकाई है वो आपका कौन सा हो जाएगा?
नहीं तो उपापचय की इकाई कौन सा हो जाएगा, कोशिका होगा, ऊतक होगा, डीएनए होगा, एंजाइम होगा। आप लोग को बताना इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा ना। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एंजाइम। कमेंट में आप लोग को बताना है, इस 66 नंबर का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे आपका सही जवाब देते हैं। बहुत सिंपल सा है आपका। उपापचय की क्रिया थी कि इकाई क्या है ना, उपापचय क्या होता है आपको बताया, शरीर के अंदर होने वाली आपका क्रिया है ना ये चीज। इसमें बताना इसका इकाई किसको बोला जाता है, कोशिका को, ऊतक को, डीएनए को, एंजाइम। तो कमेंट में सभी बच्चे जवाब देंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर अपचय यानी उपापचय में क्या शामिल होता है, केवल उपचय, केवल अपचय, उपचय और अपचय दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसको भी। तो केवल उपचय, केवल अपचय दोनों, इनमें से कोई नहीं ना, बता देते हैं। तो इसमें आपका दोनों होता है, उपचय भी होता है, अपचय भी। ऑप्शन सी इज द राइट, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी से रिलेटेड आपका भी जस्ट 66 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग को लिए छोड़े है ना। इसके बाद आपका है उपापचय यानी चयापचय किस जीव की विशेषता है, निर्जीव, जीविता, कृत्रिम, सभी। बताइए इसमें से। तो निर्जीव का, जीवित का है, कृत्रिम का है, सभी का। उपापचय किसकी विशेषता है, तो ये केवल सजीव के अंदर होता है, यानी कि जीवित के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखेंगे हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उपापचय। उपापचय से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया कि अभिक्रियाएं कहाँ होती है, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर, कि आपका वातावरण में, वायु में, कहाँ होती है। तो बताया उपापचय जो अभिक्रिया होता है शरीर के अंदर होता है, और जैविक जो प्रक्रिया होता है वो आपका शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी ए नहीं, आपका शरीर के अंदर होता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, शरीर के अंदर होता है। क्लियर है। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन अब ना बताएंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जो ऊर्जा देती है वह कहलाती है उपचय, अपचय, प्रकाश संश्लेषण, पाचन। कौन होगा ना, किससे मतलब ऊर्जा मिलता हम लोग को, नहीं उपचय से मिलता है, अपचय से मिलता है, कि आपका प्रकाश संश्लेषण से या पाचन से। तो ऊर्जा जो हम लोग को मिलता है वो आपका क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन जब जाता है तो वो ऑक्सीजन को पश्चिम ग्लूकोज टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में, यानी कि वो आपका अपचयन होता है। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही। क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 11th क्लास के चैप्टर 1 का टोटल हम लोग 70 एमसीक्यू कंप्लीट किए। देख सकते हैं आपका कितने एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू कंप्लीट किए हम लोग ना। तो 70 एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। अब देखते कौन कौन बच्चे कमेंट में आपका 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आपको दिक्कत लगता है, नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट में यस या नो दोनों बोल में से कुछ भी बोल सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे ना ये चीज। तो आज हम लोग टोटल कितने देखे एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू चैप्टर 1 का ना, टोटल आपका 70 एमसीक्यू। और अब जितने भी बच्चे आपका इस लेक्चर को देख रहे हैं, शुरू से लास्ट तक देखे हैं, वो सब अपना जो भी आपका विचार आपका है वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर, कैसा क्वेश्चन लगा आपको सॉल्व करने में, कहाँ पर दिक्कत हुई या कहीं नहीं दिक्कत हुआ। ये सारा चीज आपको बताना है, और ये भी बताना है कि इसमें से आपको 70 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू आप खुद से कर सकते थे। नहीं, जो पढ़े हैं वो बच्चे आराम से कर सकते हैं, नहीं ये चीज ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का, अब हम लोग चैप्टर 2 की तैयारी करेंगे ना, ये चीज है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक आपका आज की जो हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, सेकेंड चैप्टर से चलेंगे हम लोग। क्लियर है ना। तो चलिए आज इतना ही। फिर हम लोग आज के लिए आप सभी विद्यार्थियों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बना रहे, आप सब हमेशा अपने लाइफ में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें।
तो आप सब विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका नए अंदाज के साथ मिलते हैं। तब तक आप तैयारी कीजिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।